लोग अपने बेटा बेटी की शादी करते हैं सर उठाकर, अगर तुम्हारी वजह से एलीज़े हम लोगों का सर हमेशा सिर्फ और सिर्फ झुका ही है। पहले अपनी मर्जी से शादी कर ली और फिर ये तलाक का शोषा छोड़ दिया। जब ताल्लुक नहीं रखना चाहती तो फिर ये फोन पे बातें क्यों हो रही हैं? हम में से तो किसी ने प्रेशराइज नहीं किया था, छोड़ने का फैसला तुमने खुद ही किया था ना। या फिर हमारी आंखों में धूल झोंकना मकसद था? और तो कोई भरोसा भी नहीं है मुझे। गल सुन बंदया मुर्शद वाली, होना मर जाए चावे, मंग सिलाना मोहब्बत दा तू। हाँ तो फिर अहमद, जब मेरा केस चल रहा था तो उस टाइम पे ये सीसीटीवी फुटेज जो थी उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? आई एम श्योर मॉल के बाहर भी तो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे ना, काश वो फुटेज मिल जाती। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे उस पर। बना रखा है तुमने दुनिया वालों के सामने हमको। लोग अपने बेटा बेटी की शादी करते हैं सर उठाकर, अगर तुम्हारी वजह से एलीज़े हम लोगों का सर हमेशा सिर्फ और सिर्फ झुका ही है। पहले अपनी मर्जी से शादी कर ली और फिर ये तलाक का शोषा छोड़ दिया। जब ताल्लुक नहीं रखना चाहती तो फिर ये फोन पे बातें क्यों हो रही हैं? मैं इस बार अपनी वजह से राहिल भाई का सर झुकने नहीं दूंगी। रानिया, तुम क्यों कर रही हो ये? मैं कर लेती हूँ ना। तुम प्लीज आराम से जाके बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने एक फैसला किया है। फैसला तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था इस घर के सरबराह की हैसियत से, लेकिन बहरहाल मैंने ये सोचा है कि हम अलीज़े को घर वापस ले आएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? किस हैसियत से लेकर आएंगे आप उसे? क्या मतलब किस हैसियत से? इस घर की बहू है वो, ये घर है उसका। जाहिर है बहू की हैसियत से ही आएगी ना।
मोहसिन, बात तो सुनिए ना मेरी। हाँ बोलो। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अलीजे और इस घर की बहू, आपने तो उसे घर से निकाला था और अब अगर मैं उसे वापस लेके आना चाह रहा हूं तो इसमें कोई ना कोई मसलहत होगी ना, हम सब की कोई ना कोई भलाई होगी ना। अच्छा, तो इसीलिए आपने मुझे उसके घर भेजा था। ऐसे एक बात बताएं, ये बैठे बिठाए आपके दिमाग में ख्याल आया कहां से, कैसे आई ये सोच? जब तुम सारी बात समझ गई हो तो फिर बहस क्यों कर रही, वो क्यों नहीं कर रही जो मैं कह रहा हूं? कुछ भी हो जाए, वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती। शगुफ्ता बेगम, तुम ये बात मानो या ना मानो, वो लड़की बीवी है तुम्हारे बेटे की। जब चाहेगा उसको हाथ से पकड़ के घर में ले आएगा, फिर रोक सकोगी तुम? रहे है वो मेरे बेटे की बीवी, बैठी रहे उसके नाम पर। नहीं देता मेरा बेटा उसे तलाक तो ना दे, लेकिन वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, बस। अरे तुम किस तरह की अहमकाना बातें कर रही हो? मैं कर रही हूँ अहमकाना बातें? मैं? मोहसिन साहब, आप अहमकाना बातें कर रहे हैं। मेरी बात माने, इस किस्से को यहीं खत्म कर दें। देखिए, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हूँ और उसके लिए बहुत लड़कियां हैं। और तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारा बेटा मान जाएगा? पहले ही रानिया घर छोड़ के चली गई है और मुझे डर यह है कि कहीं तबरेज कहीं नहीं जाएगा। उसने वादा किया मुझसे। तुमने भी उससे कुछ वादा किया था। तुमने उससे वादा किया था कि तुम उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करोगी। जरा बात को समझने की कोशिश करो। तबरेज और रानिया एक दूसरे से शादी नहीं करना चाह रहे। अगर अलीजे को हम घर ले आएंगे तो अरहम और रानिया भी तो उसके साथ ही आएंगी ना। आप रानिया की फिक्र क्यों कर रहे हैं? उसे समझा बुझा के मैं वापस ले आऊंगी घर। आप मेरी बात का यकीन करें ना मोहसिन। मुझे किसी का यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूं और तुम जानती हो कि मैं अपने फैसले बदला नहीं करता हूं। सईदा, सईदा, ये बर्तन उठाओ खाने के। अब्बू, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ राहिल बेटा, कहो। अबू, आखिर ये सिलसिला कब तक यूं ही चलता रहेगा? कौन सा सिलसिला? तुम किस बारे में बात कर? अबू, आप तो जानते हैं मैं तफरीज और अलीजे का ताल्लुक खत्म करवाना चाहता हूं और खुला का केस कोर्ट में चल रहा है। जानता हूँ, अलीजे भी ये ताल्लुक नहीं रखना चाहती। तो फिर अबू, आप तफरीज को क्यों नहीं मना करते यहाँ आने से? वो बार बार यहाँ क्यों आ जाता है? बेटा, वो यहाँ रानिया और उसके बच्चे की वजह से आता है, उनसे मिलने आता है। वो अपने भतीजे से मिलने आता है। अब मैं उसे उनसे मिलने से कैसे रोक सकता हूँ? और उसकी अम्मी, वो भी तो बार बार यहाँ आ जाती है। अबू देखिए, ये सारी बात मैं अलीजे की वजह से कर रहा हूँ। अलीजे जब उन लोगों को देखती होगी उसे तकलीफ होती होगी। और सच तो ये है, मैं जब भी कभी उनके खानदान का कोई भी फर्द देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। उन्होंने जो सब कुछ मेरी बहन के साथ किया, उसको जितनी अजियत दी, उसके बाद तो। और रही बात तफरीज की, उसे तो लगता होगा कि जैसे हमने उसे खुली छूट दे रखी है, वो रानिया की बहाने यहाँ आ जा सकता है। उसे शायद ये लगता है कि हम इस मामले में संजीदा नहीं है। शायद वो इसी वजह से अदालत के किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दे रहा। आपको पता है, अभी तक वो किसी भी पेशी पे पेश नहीं हुआ। ये सारी बातें मुझे वकील ने बताई हैं। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ राहिल। अलीजे ने जो दर्द सहा है उसे हम में से कोई भी फरामोश नहीं कर सकता।
मैं समझता हूँ कि हम सबको इस वक्त हौसले और सब्र से काम लेना होगा। मैं तो रानिया और उसके बच्चे की वजह से खामोश हूँ। बेचारी के सर पे न बाप है न माँ, और बदकिस्मती से जिन रिश्तेदारों पे वो जिंदगी भर भरोसा करती रही है वो भी लालची और खुदगर्ज है। अल्लाह उस बच्ची की आजमाइश कम करे। अरे बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? कुछ कहने आई थी? अबू, अगले हफ्ते से मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अरे वो अलीज़ा, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहा। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। बेटा, एग्जाम दे पाओगी? जी। चलो ठीक है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे हर जगह। और अपने टाइमिंग्स की डिटेल राहिल को बता देना, ही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप कर लिया करेगा। क्यों बेटा? अबू, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि अलीज़े सारी परेशानियों को भूलकर, बल्कि उनको झटक कर सिर्फ अपने एग्जाम्स पे फोकस करें। बाकी मामला अल्लाह पे छोड़ दो। भाभी, हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे तुम। वो आप गिरने लगी थी तो तुम्हारी बला से। मैं तो बस याद रखना, ये मेरा घर है और ये जो कुछ करके तुम यहाँ अपनी जगह बनाना चाह रही हो ना, तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी? भाई बड़ी, हटो यहाँ से। शरीना, शरीना, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? हर वक्त तुम उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो, खामखा उसे बुरा भला कहती रहती हो, हर वक्त उसे कोसती रहती हो। बेचारी? बहुत हमदर्दी हो रही है उस बेचारी के साथ। ना उसके बच्चे को रोता हुआ देखा जाता, ना उसकी आंखों में आए हुए आंसू देखे जाते। इतनी हमदर्दी की वजह कहीं ये तो नहीं कि उसके शौहर को आपने? शरीना, अपनी बकवास बंद करो। मैं कब से जब्त करके बैठा हूं, लेकिन आज तो तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? ठीक है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है, तुम ना करो भरोसा, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझ पे तो एतबार करना चाहिए ना। एतबार? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो। एक तरह से देखा जाए तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। किसी के हक में कुछ बेहतर नहीं है। तुम बाबा को नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें सबसे बेहतर जानता हूं। वो कभी किसी दूसरे के हक में कोई फैसला नहीं कर सकते। आई एम श्योर उनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, कोई साजिश है जो पक रही है। अलीज़े से बात हुई तुम्हारी? बात होगी भी तो क्या होगा? वो बेचारी तो आज तक सबके हाथों खुद मेरी वजह से जलील हो रही है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि उसका असल मुजरिम मैं ही हूं, उसकी हर तकलीफ की जड़ मैं ही हूं। और तुम खुद भी तो तकलीफ से गुजरे हो ना। मैं नहीं जानता तुम अलीज़े से कितनी मोहब्बत करते। हाँ, लेकिन वो मेरा मसला है। मैं उससे मोहब्बत करता था,
उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। उसके दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं थी ना, तो फिर वो सबके इल्जामात क्यों बर्दाश्त करे, क्यों जलील हो सबके हाथों? At times I regret loving her, कि काश मुझे उससे मोहब्बत हुई ना होती तो आज वो खुश होती, पुरसुकून होती, उसे यूं किसी की तस्दीर ना सहनी पड़ती। उसे शायद ये लगता है कि हम इस मामले में संजीदा नहीं है। शायद वो इसी वजह से अदालत के किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दे रहा। आपको पता है, अभी तक वो किसी भी पेशी पे पेश नहीं हुआ। ये लो लीजिए, दूध पी लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी, तुमने क्यों जहमत की? कैसी बातें कर रही हो, कैसी जहमत? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम इतनी टेंशन मत लो। वैसे ही अम्मी के बाद तुमने इतना ख्याल रखा है मेरा, हालांकि तुम तो मेहमान हो इस घर में। अलीज़े, जो कुछ तुम लोगों ने मेरे लिए किया है उस एहसान का बदला तो मैं मरकर भी नहीं चुका सकती। मुझे और मेरे बच्चे को इस छत के नीचे जगह दी। तुम तो जानती हो कौन अच्छा है कौन पराया, ये तो बुरे वक्त में ही पता चलता है। तुम सब ने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की। रानिया, हमने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। तो मैं कौन सा एहसान कर रही हूँ या एहसान का बदला उतार रही हूँ? तुम्हें अपना समझती हूँ तो ये सब करना अच्छा लगता है। और वैसे भी ये दूध का गिलास अंकल ने भिजवाया, वो बहुत फिक्रमंद है तुम्हारे लिए, बहुत मोहब्बत करते हैं ना तुमसे। चलो अब जल्दी से दूध पी लो और ज्यादा बातें मत करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कल एग्जाम्स में अच्छे नंबर ना आए तो वो इल्जाम भी मुझे दोगी। मेरी बात सुने ना, एक बार फिर सोच लें। देखिए, फिर से गलती मत करें। आप मुझ पे छोड़ देना, मैं तबरेज़ को समझा दूं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज्यादा समझने की जरूरत तुम्हें खुद है। और क्यों एक ही बात की रट लगा ली है तुमने? मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ के किया है, और हम सब की भलाई है इसमें। दफ्तर से बार बार फोन आ रहे हैं, मुझे दफ्तर जाने दो। और अपने बरखुरदार से कहना कि दफ्तर पहुंचे, थक गया हूं अकेला सब कुछ संभालता हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू, मैं जा रही हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मेरा दिल तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ को रहता है। मैं बेटा इसे एहतियात से छोड़ के आना। जो बुआ फिक्र न करें। अलीज़े, वापसी पे तुम उधर ही अंदर ही रहना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो फिर बाहर निकलना। जी भाई, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ अब्बू। तुम एक काम करो, बाहर जाओ, मैं चाबी लेके आता हूँ। अब्बू इजाज़त। देखो, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं और हमें रिकॉर्ड चेक करना है। अकाउंट डिपार्टमेंट आपका कहाँ है? एक्सक्यूज मी, भीड़ क्यों लगा रखी है भाई? कौन लोग हैं ये? मोहसिन साहब, मेरा नाम सोहेल है। ये मेरा कार्ड, मेरा ताल्लुक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। ओह, तो सोहेल साहब आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, मेरे ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। आइए, कॉफी भेजो जरा ऑफिस में। नहीं मोहसिन साहब, मेरा ख्याल कॉफ़ी का तकल्लुफ़ आप रहने दीजिए। हम जिस काम से आए हैं हमें वो काम करने दीजिए।
हाँ, आप इतना ज़रूर कीजिए कि अकाउंट डिपार्टमेंट वालों से कहिए कि मेरी टीम के साथ ताउन करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो कुछ ये देखना चाहते हैं दिखाइए। चलिए। फोन क्यों नहीं उठा रहा? बाबा, ये बाहर लोग कौन है? उनके साथ पुलिस क्यों है? कुछ नहीं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, रूटीन की फाइल्स वगैरह चेक करने के लिए। लेकिन मुझे तो आप बहुत टेंस लग रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे ऑफिस में। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं हैंडल कर लूंगा ना। अरे आइए साले साहब, आइए तशरीफ रखिए ना। क्या खिदमत करूं आपकी? खिदमत का मौका तो अब आप हमें देंगे। क्या मतलब? आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? हमारे हेडक्वार्टर। हमें आपसे कुछ जरूरी बातचीत करनी है। बातचीत तो मेरे दफ्तर में भी हो सकती है, उसके लिए आपके साथ जाना क्यों जरूरी? और मुझे एक फोन करने दीजिए ना। आप जिसे चाहे फोन कर लें, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन एट द एंड आपको चलना मेरे साथ ही पड़ेगा। जी बैठिए। प्लीज आमिर, मुझे ये बताओ कि तुम फौरी कुछ कर सकते हो। वो बाबा को इंक्वायरी के लिए लेके जा रहे हैं और मैं ये चाहता हूं कि ये मामला यहीं पे खत्म हो जाए। नहीं, इससे तो बात अखबार और मीडिया तक पहुंच जाएगी, बहुत बड़ा इशू बन जाएगा और बेइज्जती अलग होगी। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? फौरी जमानत क्यों नहीं हो सकती? अच्छा ठीक है, आई थॉट तुम्हारे पास इस मसले का कोई हल होगा। मैं उससे बात करता हूं, उसे समझाने की कोशिश करता हूं। प्लीज तुम मेरी कॉल का वेट करना। ऑफ कोर्स बाबा की जमानत तो करानी होगी हर हालत में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच यार, बाय। मोहसिन साहब, मेरा ख्याल है कि काफी टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए। आपको जो भी कॉल करनी है ऑफिस पहुंच के कीजिएगा। मुझे कम से कम एक फोन तो करने की इजाजत दीजिए। मोहसिन साहब, आपके ऑफिस के अंदर पुलिस खड़ी? बहुत मेहरबानी अकबर तुम्हारी कि तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये मिस्टर अकबर हैं, बैरिस्टर अकबर। मैं इस कंपनी का अटॉर्नी और लीगल एडवाइजर हूँ। अकबर साहब, आपको कौन नहीं जानता? मैं जानता हूँ आपको अच्छी तरह। सही कहा आपने, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस शहर में मुझे नहीं जानते। क्यों मोहसिन साहब? साले साहब को कुछ शक है कि हमारे इनकम टैक्स की फाइल्स में कुछ गड़बड़ है। अब तुम तो जानते हो मैं ये चीजें हैंडल नहीं करता हूँ, तुम ही करते हो, इसलिए इनसे डील भी तुम्हें ही करना होगा। आप बैठिए, मैं करता हूँ बात। मोहसिन साहब ठीक कह रहे हैं, ये जो कंपनी है इनकी, इसके सारे टैक्स के मामलात मैं ही देख रहा होता हूँ।
बताइए आपकी क्या कंसर्न्स हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लियर कर दूं। हुकुम। अकबर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। जो भी इश्यूज हैं आप उन्हें क्लियर कर देंगे। हमारी इंफॉर्मेशन और कंपनी का अकाउंट्स के देखने के बाद इश्यूज खड़े हुए, लेकिन यहाँ नहीं। मोहसिन साहब को हमारे साथ ऑफिस चलना पड़ेगा। उसके बाद ना, मोहसिन साहब को आप अपने साथ तो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी मेरे पास मौजूद है मोहसिन साहब की। दूसरी बात, मैं अभी अकाउंट से होता हुआ आ रहा हूं। आप इन जूनियर क्लर्क से इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं साले साहब। वो बेचारे आपको क्या जवाब देंगे? ये लीजिए पिछले 10 साल के रिकॉर्ड की समरी। अगर एक पाई का भी फर्क हुआ ना तो मोहसिन साहब की जगह मैं जाऊंगा इंक्वायरी पर। कंप्लीट देखिए कंप्लीट देखिए। चलिए साले साहब मुख्तसर करते हैं किस्सा। ये मिसिंग था आपके रिकॉर्ड में डाटा? जी, थैंक यू, ये आपने क्लियर कर दिया। ये डाटा यहाँ मौजूद है। देखिए साले साहब, मैं इस मुल्क का एक जिम्मेदार शहरी हूँ और ये नहीं हो सकता कि मैं इनकम टैक्स चोरी करके अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाऊँ। मोहसिन साहब, आपके खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट थी और कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से हमें ये इंक्वायरी करनी पड़ी, वरना हम बिला वजह किसी मौजूद शहरी को तंग नहीं करते हैं। और अकबर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बर वक्त तमाम डिटेल्स देकर इस मामले को ख़त्म किया। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और आप लोगों को जो भी तकलीफ उठानी पड़ी मेरी वजह से, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह। माजरत की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी किया आपको करना ही था, आपकी जिम्मेदारी थी और हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हम सब कुछ क्लियर करके दिखाएं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू अकबर। अगर आज तुम वक्त पर ना आते तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इस बात का शुक्रिया मोहसिन साहब। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप पर मुश्किल वक्त आए और मैं पीछे हट जाऊं। इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मेरे होते हुए किसी की मजाल नहीं है कि आपको हथकड़ी पहनाए। बेफिक्र रहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? मेरी भी अपने दोस्त से बात हुई है। उसने मुझे बताया कि ऐसे केसेस की जमानत आसानी से नहीं होती है। सबसे पहले तो इंक्वायरी होगी। क्या है कि एक उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में। मोहसिन साहब, आज कोर्ट में एक हियरिंग है, चलता हूँ जरा जल्दी में, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। तबरेज, अपने दोस्त को कहना कि टाइम निकाल कर मेरे ऑफिस चक्कर लगा लेगा। सुबह से शाम तक उस जैसे कई वकील मेरे दफ्तर पे चक्कर लगाते हैं टिप्स के लिए। उसे भी बहुत कुछ सिखा दूंगा। अल्लाह हाफिज़ सर। ये तो बस एक छोटा सा वार था। हुसैन अली, तुमने इतनी सकत कहा कि तुम मेरे साथ खेल सको, पर इसमें मेरा फायदा भी क्या है? फायदा तो मुझे तब होगा जब तुम्हारी जायदाद में से हिस्सा मिलेगा मुझे। अब वो तो मिलेगा।
हाँ रानिया, सब ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं है? क्यों, क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। I just thought anyway, तो मुझे बताओ अलीज़ा क्या है? मैं काफ़ी देर से उसे कॉल कर, उसका नंबर ऑफ जा रहा है। हाँ, वो एग्ज़ाम देने गई है, कुछ देर तक आ जाएगी। काफ़ी दिन हो गए हैं, ना तो वो मुझसे बात करती है ना मेरी कॉल रिसीव करती है। रानिया प्लीज तुम ही उससे कहो ना कि तबरेज़ तुम उससे खुद मिल लो ना, मिलकर उससे बात कर लो। मैं तुम्हें लोकेशन बता देती हूँ, वो भी बाहर ही है। घर पर बात करना तो वाकई बहुत मुश्किल है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, बस दुआ करो कि वो मेरी बात समझ जाए। तबरेज़ एक बात पूछूं? मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? तुमने कहा था ना कि जल्दी बंदोबस्त कर दोगे। क्यों, कोई इशू तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को परेशानी हो रही है, और ऊपर से आलिया आंटी की मौत का बोझ। तबरेज़ कभी कभी तो मुझे बहुत अजीब लगता है उन सब का सामना करना। इस सब से तुम्हारा क्या ताल्लुक? हो सकता है मेरा ही ताल्लुक हो। इन लोगों को लगता है कि आलिया आंटी की मौत के पीछे तायाबू का हाथ है। अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ तबरेज़। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो लोग चीजों के लिए नहीं, बस मुझे और अलीज़े को अपने साथ ले जाना चाहते थे। सर, ये उस दिन की सीसीटीवी फुटेज है जो आपने मुझे कही थी। ये मैंने माल इंतजामिया से निकलवाई है, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड रूम और सिक्योरिटी में ये फुटेज शुरू से मौजूद ही नहीं है। यानी कि सबूत मिटाने के लिए इसको जाया किया गया है? जी सर, किसी ने सर अपनी पावर और पैसे के बलबूते पे इंतजामियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ज़मीर फरोशों की कमी नहीं इस माशरे में, इसीलिए जो असल मुजरिम है वो माशरे में दंदनाता हुआ फिर रहा है, और जो बेचारे बेकसूर सजा काट रहे हैं। मेरी नजर में असल मुजरिम वो इंसान नहीं है जिसने चंद रुपयों की खातिर अपनी सच्चाई को बेचा, बल्कि वो शख्स है जिसने चंद रुपयों की खातिर अपने ज़मीर को बेचा है। काश मेरे बस में होता तो अभी इसी वक्त को सलाखों के पीछे फेंकता मैं। ठीक बोले हैं सर आप, इसीलिए सर हमारा महकमा भी बदनाम है। आवाम का पुलिस और कानून से एतबार ही उठ गया। सर आप फिर भी ये देख लें। क्या करूं मैं सूरज का, केस तो खत्म हो चुका है। लेकिन हकीकत क्या है ये जानना जरूरी है। तुम जाओ, मैं तहकीक करता हूँ उसके ऊपर। सर अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी राहिल भाई, मैं आ गई हूँ बाहर। अरे अच्छा ठीक है, मैं खुद आ जाऊंगी घर। आपने अहमर से क्यों कहा? मैं आ जाती ना खुद से घर से। अच्छा चलें ठीक है, मैं अहमर के साथ चली जाऊंगी और आपको जाकर फोन भी कर दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अलीज़े, क्यों आए हैं आप यहाँ? क्योंकि मिलना चाहता था मैं तुमसे, बात करना चाहता था। मेरा और तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है।
तमाशा तो तुम मेरा बना रही हो, लेकिन क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। अंदाजा भी है तुम्हें, अंदाजा भी है मैं कितनी मोहब्बत करता हूं तुमसे। आपकी यही मोहब्बत मेरे लिए एक तोहमत बन चुकी है। मैं कभी नहीं सोचा था कि आप इतने खुदगर्ज होंगे। मोहब्बत में इंसान खुदगर्ज होने से ज्यादा बेबस हो जाता है एलिसा। किस बात की सजा दी आपने मुझे आखिर? मेरा कसूर क्या था? कई बार कोशिश की कि तुम्हें सब कुछ बता दूं एलिसा, लेकिन सिर्फ इस बात से डर जाता था कि कहीं तुम मेरी बातों का गलत मतलब न निकाल लो। इसी वजह से खत भी लिखा था मैंने तुम्हें। खत? कौन सा खत? प्लीज अब इस तरह की कोई भी कोशिश मत करें। ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करें और ना ही मुझे बार बार फोन करें।